आज है 27 जून और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ये अपने यहाँ एक पार्लियामेंट के एक्ट से बनाया गया था 2021 में। उस एक्ट का नाम भी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021 था। और ये अपने यहाँ स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करता है। इसका उद्देश्य है कि जो अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं उसमें जो भी गैप्स आते हैं उनके रिसोर्सेज में या फंड्स में, उसको ये फुलफिल करने की कोशिश करता है। और इसको आरबीआई रेगुलेट और सुपरवाइज करती है। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होते हैं खासकर जो गवर्नमेंट ओन होते हैं, और वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई लार्ज स्केल प्रोजेक्ट होते हैं उनमें फंड्स प्रोवाइड करते हैं। ये दो तरह के फंड प्रोवाइड करते हैं, एक मीडियम और एक लार्ज। मीडियम मतलब 1 से 5 साल के लिए, और लार्ज में 5 साल के ऊपर के लिए। कई फर्म्स ऐसी हैं जो फेक बिलिंग करती हैं ताकि वो जीएसटी ड्यूज को अवॉइड कर सकें। और ऐसा भी देखने को मिला है कि करीब 11,000 से ऊपर फेक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। फेक रजिस्ट्रेशन मतलब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है या किसी और की आइडेंटिटी लेकर वो रजिस्ट्रेशन किए उन्होंने, ठीक है। तो इसके लिए अब नए नए मेथड अपनाए जाएंगे कि उनको असरटेन किया जा सके, जैसे कि ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन होगा या बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन होगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वो कंपनीज हैं जो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड हैं, पर ये कुछ बैंकिंग सर्विसेज भी देती हैं, लेकिन इनके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता, ठीक है। ये लोन एडवांसेस, ये जो शेयर स्टॉक बॉन्ड डिबेंचर सिक्योरिटीज़ होते हैं इससे भी डील करते हैं, ठीक। और इनको रेगुलेट आरबीआई करती है, ना कि सेबी, ठीक है। इनको आरबीआई रेगुलेट करती है। और ये जो है डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते पब्लिक से। बैंक और एनबीएफसी में अंतर है कि एनबीएफसी जो है डिमांड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकते, और ये किसी भी पेमेंट सेटलमेंट का पार्ट नहीं बन सकते, और ना ही ये चेक इशू कर सकते हैं। और ये जो डिपॉजिट और इंश्योरेंस फैसिलिटी है वो भी ये नहीं दे सकते। और एनबीएफसी जो है वो इन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन होता है, जैसे बैंक पर होता है, ठीक है, वो इन पे नहीं होता। हालांकि इनको रेगुलेट भी आरबीआई ही करती है। आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने प्रॉस्पेक्ट थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया है, जिसका उद्देश्य होगा कि वो पता लगाएंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर्स होंगे वो कौन सी कमोडिटीज़ डिलीवर कर सकते हैं। प्रॉस्पेक्ट थ्योरी एक साइकोलॉजी थ्योरी है जिसका उद्देश्य है कि ये पता लगाना कि इंसान अपने डिसीजन कैसे लेता है अगर उसको कई सारे अल्टरनेटिव दिए जाएं, जिसमें रिस्क हो, प्रोबेबिलिटी हो, अनसर्टेनिटीज़ हो, वो सब बताया जाए तो वो कैसे अपने डिसीजन लेगा। ये दो साइकोलॉजिस्ट थे, डैनियल काहमैन और एमोस तवेस्की। इन लोगों ने ही इसको बनाया था। इनका उद्देश्य था कि जैसे ह्यूमन का जो डिसीजन मेकिंग है उसको, अगर वो कैसे डिसीजन लेगा अगर उसको कई सारे चॉइसेस दी जाएँ तो। इसको रिस्क एवर्जन मॉडल भी कहते हैं, रिस्क एवर्जन थ्योरी कहते हैं, कि अगर आपके पास दो चॉइसेस हैं और आपको बताया जाए कि दोनों ही सेम है, एक में प्रॉफिट है थोड़ा सा, एक में थोड़ा सा लॉस है, तो ऑब्वियस सी बात होती है कि आप जिसमें थोड़ा सा प्रॉफिट होगा वो वाला ही चूज़ करोगे। काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज की जाती है अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए उन सब्सिडाइज्ड इंपोर्ट पर जो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं उन पर अगर नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। सारे पर नहीं लगता, सारे ही जो सब्सिडाइज्ड इंपोर्ट है उस पर नहीं लगता, खास उन पर ही लगता है जो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट रखते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू भी इसकी परमिशन देती है कि आप काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। इंडिया में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग और अलाइड ड्यूटीज़ हैं जो इसको देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर वो उनको लगता है कि ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उनको फॉरवर्ड करते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो इम्पोज करती है ये टैक्स। एंटी डंपिंग ड्यूटी किसी डोमेस्टिक गवर्नमेंट द्वारा किसी फॉरेन प्रोडक्ट पर तब लगाया जाता है जब उनको लगता है कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से काफ़ी कम है, ठीक है। तो वो लगाते हैं अपने उनको बैलेंस करने के लिए। काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी में डिफरेंस होता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी तब लगाई जाती है जब जो ग्लोबल मार्केट में उसकी प्रोडक्ट या उसके अपने खुद के मार्केट में उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है और वो कम में बेच रहा है आपको, ठीक है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी तब लगाई जाती है जब वो फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो अपने प्रोडक्ट को सब्सिडाइज करके आपके यहाँ एक्सपोर्ट कर रही होती है, ठीक। वर्ल्ड बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिलीज़ हुई, इसमें रेमिटेंसेस के बारे में था। और बताया गया कि जो टॉप 5 रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस के 2022 में, इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान। इंडिया को करीब 111 बिलियन डॉलर मिला था रेमिटेंसेस में, और ये 24% ग्रोथ थी पिछले साल की अपेक्षा। और इंडिया जो है साउथ एशिया के 63% रेमिटेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। और अपने यहाँ सबसे ज़्यादा जो हाई स्किल्ड और हाईटेक माइग्रेंट से आया है वो यूएस, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर से आया है। ये करीब 36% है इंडिया के रेमिटेंसेस का। गल्फ कंट्रीज से करीब 28% रेमिटेंसेस आए हैं। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, इसको पुणे की इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने डेवलप किया है, और इसको इसरो को दिया है। इसका इस्तेमाल जो आदित्य L1 होगा उसमें किया जाएगा, मतलब ये उसी के साथ जाएगी एज अ पेलोड।
एलिगेटर गारफिश जम्मू कश्मीर के डल लेक में मिली है। ये एलियन स्पीशीज़ है और ये इसका जो आगे का मुंह का पार्ट होता है वो एलिगेटर की तरह होता है, होती ये फिश है। मध्य प्रदेश अपने 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मिला के एक टाइगर रिजर्व बनाएगा और ये उसका 7वां टाइगर रिजर्व होगा। नौरादेही और दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मिलाया जाएगा। नौरादेही जो है, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पन्ना टाइगर रिजर्व और सतपुरा टाइगर रिजर्व के बीच में एक कॉरिडोर के रूप में काम करती है, मतलब जो टाइगर्स हैं उससे मूव करते हैं। और ये मध्य प्रदेश के सागर, दामोह, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रानी दुर्गावती के नाम पर है और ये दामोह डिस्ट्रिक्ट में है और इसी में ही सिंगोरगढ़ फोर्ट भी है। यूएसए के जो टेक्सास है वहाँ पर कई जगह फिश किल देखने को मिला है। ये एक फिनोमेना है जिसमें मतलब मास डेथ होता है फिशेस का, अनएक्सपेक्टेड डेथ होती है। इसकी कई सारी वजह मानी गई हैं, जैसे कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसका अगर लो लेवल हो जाए, कम हो जाए, तो उनको सफोकेशन हो जाता है, मर जाती हैं। अगर सी काम है, जब सी में थोड़ी उथल पुथल होती है तो हवाएं जो हैं वो जो ऑक्सीजन को है, ऑक्सीजन उसी के साथ हवा के साथ ही आता है सी में। अगर सी शांत हो, एकदम से शांत हो, तो उसमें वो मिक्सिंग अप नहीं हो पाती है। ठीक है। अगर ओवरकास्ट वेदर है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लाउडी एरिया है, तो वहाँ पे भी ये दिक्कत होती है कि क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो सनलाइट में होती है और अगर सनलाइट नहीं मिल रहा है तो दिक्कत हो जाती है। फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। ठीक है। ऐसे और भी इवेंट्स होते हैं जिसमें फिशेस मर जाती हैं। ठीक है। तो उसके भी अलग अलग कारण है, जैसे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना, या कोई मेटल, या कोई पेस्टिसाइड, या कोई वायरस, या कोई बैक्टीरिया, या कोई स्ट्रेस, उनके कारण भी इनकी मृत्यु हो जाती है। ये तो प्रोबेबल न्यूज़ है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यूएसए जा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ इवेंट्स होंगे। एक जैसे योगा डे है तो उसका सेलिब्रेशन यूएन के हेडक्वार्टर पर होगा। दूसरा, अमेरिकन चिप मेकर है मैक्रॉन, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं। फिर हैं फ़लस्तीन के लीडर महमूद अब्बास, ये चाइना के प्रेसिडेंट से मिले और इन्होंने चाइना की जो ईगर पॉलिसी थी उसका समर्थन किया एक तरह से। फ़लस्तीन का मैप देखें तो ये इसराइल में ही पड़ता है। इसराइल में 2 पार्ट में है, एक वेस्ट बैंक और दूसरा गाज़ा स्ट्रिप। वेस्ट बैंक ईस्ट में पड़ता है और गाज़ा स्ट्रिप वेस्ट में पड़ता है। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर एथनिक क्लेंजिंग का आरोप लगाया है कराबाख रीजन में। नगर्नो कराबाख जो है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है, डिस्प्यूटेड रीजन है, उसके पीछे इनके ऊपर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। अभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है 2020-21 में। ठीक है। और ये इस बार भी अपने यहाँ जो पेपर था यूपीएससी का उसमें आया था और लगभग हर पेपर में ये कहीं ना कहीं से पूछा जाता रहता है। ठीक है। जापान ने अपने यहाँ एज ऑफ कंसेंट 13 साल से बढ़ा के 16 साल कर लिया है लड़कियों के लिए, और अपने यहाँ के जो उनके यहाँ का रेप लॉ था उसको क्लैरिफाई किया है। मतलब ये थोड़ी आश्चर्यजनक बात थी कि इनके यहाँ जो एज ऑफ कंसेंट है, मतलब मैरिजेबल एज है लड़कियों की, वो 13 साल थी। अपने यहाँ तो तब भी 18 साल थी और उसको बढ़ा के 21 करने वाले हैं, तब अभी वो विचाराधीन है। और जापान जो है वो आइलैंड का, ग्रुप ऑफ आइलैंड का एक नेशन है। मतलब इसमें कई सारे छोटे छोटे आइलैंड, छोटे बड़े आइलैंड हैं जो इसको बनाते हैं। तो सबसे ऊपर अगर नॉर्थ टू साउथ देखा जाए तो सबसे ऊपर होक्काइडो, उसके नीचे होंशु, फिर शिकोकू और क्योशू। ठीक है। और सबसे नीचे एक ओकिनावा पड़ता है, उसका कोई मतलब नहीं है उसे। इसराइल में जेविश इंडियन कम्युनिटीज़ को एक तरह से सेलिब्रेट किया गया वहाँ के हेरिटेज सेंटर पर। और जो इंडियन थे, मतलब इंडिया में जो जेविश रहते थे बहुत सालों से, अभी भी रहते हैं, वो वहाँ गए थे, उनको ही सेलिब्रेट किया गया। अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। और अगर इसराइल का मैप देखा जाए तो ये मेडिटेरियन सी से लगकर है और नीचे की तरफ ये जो रेड सी है उससे भी लगता है। डेड सी इसराइल और जॉर्डन के बीच में है। G20 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिफॉर्म की बात उठी थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बना था और इसका उद्देश्य था कि जितने भी ग्लोबल ट्रेड है उनको ओवरसी करना और उनको एक तरह से सिस्टमैटिक ढंग से बढ़ावा देना। और ये जो इससे पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था उसका सक्सेसर है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसमें 164 मेंबर हैं और इसका जो प्रिंसिपल था वो वही था कि जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है कंट्रीज़ में उसको बढ़ावा देना, उनको लीगलाइज करना। और एक प्रोफेसर थे हार्वर्ड के, रिचर्ड कूपर, उनका आर्गुमेंट था कि ट्रेड पॉलिसी इज़ फॉरेन पॉलिसी, मतलब जो देश भर की फॉरेन पॉलिसी है वही उनकी ट्रेड पॉलिसी है, या वाइस वर्सा कह सकते हो। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट रूट है जो इंडिया को रशिया से जोड़ेगा वाया पर्शियन गल्फ, कैस्पियन सी और इंडियन ओशन। ठीक है। और ये कई कंट्रीज से होकर गुजरेगा। तो और उम्मीद की जा रही है कि जब ये फाइनली बन जाएगा तो जो कॉस्ट है, मतलब जितना ट्रांसपोर्ट करने में कॉस्ट और टाइम लगता है वो घटेगा, वो घट जाएगा काफ़ी। इसमें 11 कंट्रीज़ हैं, मतलब टोटल 11 कंट्रीज ऐसे इन्वॉल्व हैं इसको बनाने में। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का मैप है और इसमें लैंड रूट और सी रूट दोनों ही इन्वॉल्व हैं।
और ये सेंट पीटर्सबर्ग जो रशिया में है उसको मुंबई से कनेक्ट करेगा, मुंबई पोर्ट से, और लो कांडला पोर्ट भी इन्वॉल्व है इसमें, जो गुजरात में है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कवर की जाएगी अलग अलग से, मतलब सी रूट से और लैंड रूट से, ताकि जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लाइट का वो उसका जो टाइम है पहुंचने में और जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क 2023 से 27। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और जेंडर इक्वालिटी का प्रमोशन और यूथ एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट, ये सब है, इनको अचीव करने के लिए ये एक तरह से फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, ये बनाया गया है। और इसमें 4 पिलर्स हैं: पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लानट, पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसके आउटकम्स देखे जाएंगे कैसे हैं। और एसडीजी का लोकलाइजेशन, मतलब कि कैसे जो एसडीजी हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात हुई है इसमें। अभी एक न्यूज़ थी कि जेनरिक ड्रग्स जो डायबिटीज़, गैस्ट्रिक इशू और कार्डियोवास्कुलर के लिए हैं, उनकी डिमांड बढ़ी है। जेनरिक ड्रग्स भी सेम होते हैं जैसे ब्रांडेड ड्रग्स होते हैं, इनकी जो डोजिंग, सेफ्टी, स्ट्रेंथ, क्वालिटी और कैसे ये काम करते हैं सब कुछ सेम होता है। मतलब जो बायो इक्विवेलेंस है वो लगभग सेम है। ठीक है, जितनी रिस्क बेनिफिट और हैं वो इसमें भी सेम ही होते हैं, सब कुछ सेम होता है, बस ये ब्रांडेड नहीं होते हैं। प्लस ये जब जो ब्रांडेड ड्रग्स हैं उनको जब उनके पेटेंट एक्सपायर हो जाते हैं उसके बाद इनकी सेल की जाती है। इसमें जो इनएक्टिव कंपोनेंट होते हैं वो अलग होते हैं, वो सस्ते होते हैं, या कह सकते हैं कि नहीं होते हैं। फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया, इसका पहला एडिशन 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुनेशन के द्वारा। इसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देती है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बताया कि जो नेशनल पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स हैं वो अपना जो पेंशन है उसका 60% ड्रॉ कर सकेंगे इस साल के सेकेंड हाफ में। ठीक है, अभी तक 40% कर सकते थे। तो ये था आज के करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।